हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, कैलकुलस 1। और आज हमारा कैलकुलस 1 का लेक्चर नंबर 3 है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। इससे पहले लास्ट 2 लेक्चर्स में हम रोल्स थ्योरम को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने रोल्स थ्योरम को कंप्लीट कर लिया है, रोल्स थ्योरम के सभी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में भी आपको वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है जैसे कि आप रोल्स थ्योरम में करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। अगर आप इसके स्टेटमेंट को देखोगे तो स्टेटमेंट भी आपका 80% वैसा ही है जैसा रोल्स थ्योरम में था। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, लेट fx बी ए रियल वैल्यू फंक्शन। यहां पर fx क्या, एक रियल वैल्यू फंक्शन है जो किसी क्लोज इंटरवल में क्या होगा, डिफाइन होगा। सच दैट, किस तरह से डिफाइन होगा, ध्यान दीजिएगा। fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन a कॉमा बी। देखिए fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा बी, तो ये हमारा क्लोज इंटरवल है। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो ये कंडीशन तो आपकी रोल्स थ्योरम में भी थी, यानी कि ये कंडीशन क्या है, एग्जैक्टली सेम है। उसके बाद सेकंड कंडीशन जो fx है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a कॉमा b में। तो ये भी अगेन सेम कंडीशन है जो कि रोल्स थ्योरम में थी, अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ। तो पहली दोनों कंडीशन क्या है, सेम है। अब उसके बाद देखो यहां पर थर्ड कंडीशन नहीं है। रोल्स थ्योरम में एक थर्ड कंडीशन भी थी कि हमें वहां पर एफ ए को, फंक्शन की वैल्यू को ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर इक्वल प्रूव करना होता था। यहां पर आपको ऐसा नहीं करना है। बात समझ में आ गई? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ये तो सब कुछ सेम ही है, ऑलमोस्ट सब कुछ क्या सेम है। अब देखो बस यहां पर चेंज क्या होगा उसको समझिए। देन देयर एग्जिस्ट और रियल नंबर सी। इसका मतलब यह है कि एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू दिस। यानी कि यहां पर देखो, यहां पर रोल्स थ्योरम में क्या डिफरेंस आ गया। जब हम रोल्स थ्योरम पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या था, एफ डैश सी की वैल्यू 0 थी, जबकि यहां पर एफ डैश सी की वैल्यू 0 नहीं है। एफ डैश सी की वैल्यू है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। और अगर आपको याद आ रहा हो तो ये फॉर्मूला स्लोप का है। आप लोगों ने स्लोप का फॉर्मूला 12th क्लास तक बहुत ज्यादा पढ़ा होगा। स्लोप को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये भी तो एग्जैक्टली सेम वही फॉर्मूला है स्लोप का। देखो यहां पर y2 की जगह fb है, y1 की जगह fa है और x2 की जगह b आ गया और x1 की जगह क्या आ गया, a। क्योंकि x1 की जगह a क्यों आ रहा है, क्योंकि आप यहां पर देखो a और b है और यहां पर जो एफ ए है वो y1 है और जो एफ बी है वो y2 है। तो एक्चुअल में ये क्या है, स्लोप है। क्या है, स्लोप है। बात समझ में आ रही है? देखिए लास्ट लेक्चर में, लास्ट के 2 लेक्चर में हमने रोल्स थ्योरम पढ़ी है। वहां पर क्या था, एफ डैश सी की वैल्यू 0 आती थी। क्यों आती थी, क्योंकि वहां पर जो टेंजेंट होती थी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती थी, जिसकी वजह से टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाता था। लेकिन यहां पर जो टेंजेंट होगी ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी, उसका स्लोप कुछ ना कुछ आएगा और वो स्लोप निकलेगा इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले से आप टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं और इस फॉर्मूले का यूज करके आप सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि ए और बी के बीच में आनी चाहिए। अब मैं आपको इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताता हूं या इसको ग्राफिकली आपको समझाता हूं कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का ग्राफिकल मीनिंग क्या है। देखिए लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को मैं क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट में लिखूंगा एल एम वी टी, यानी कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि एल एम वी टी का मतलब क्या है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखो क्या कहा जा रहा है स्टेटमेंट है, ये एफ एक्स जो है एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, रियल फंक्शन है। बात समझ में आ रही? एफ एक्स एक रियल फंक्शन है जो कि ए और बी में कॉन्टिन्यूअस है। अब देखो मैंने यहां पर ए यहां पर ले लिया और बी को मैंने यहां पर ले लिया, तो यहां पर हमें क्या बताया जा रहा है कि जो एफ एक्स फंक्शन है वो ए और बी के बीच में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ए और बी के बीच में कॉन्टिन्यूअस है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो कर्व है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर जाकर के खत्म हो रहा है। लेकिन ये कर्व, ध्यान रखना, ये कर्व कैसा है, ये कर्व आपका कॉन्टिन्यूअस है।
बोलो बात समझ में आ रही है? ये कर्व कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। तो ये कॉन्टिन्यूअस कर्व है, आप देख सकते हैं ए से बी तक कॉन्टिन्यूअस है। मैंने बिना पेन को उठाए इस कर्व को ड्रॉ कर दिया। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखो क्या कहा जा रहा कि ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए के और बी के बीच में। तो हमारा जो कर्व है वो ए और बी के बीच में डिफरेंशिएबल है। कैसे पता चला? क्योंकि ये स्मूथ कर्व है, इसमें कहीं पर भी कॉर्नर नहीं आ रहा। देखिए अगर कोई भी कर्व कॉन्टिन्यूअस है और उसमें कॉर्नर नहीं है तो वो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। अगर कॉर्नर है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्योंकि एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऑल द डिफरेंशिएबल फंक्शन आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, लेकिन ऑल द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इस कर्व को देखिए, ये कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन कॉर्नर होने की वजह से डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर कॉर्नर की वजह से क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है? तो बेटा मैं आपको बता दूं, डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि कर्व के हर पॉइंट पर टेंजेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाता है। आप इस कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर ये कर्व स्मूथ है तो आप हर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, इसलिए ये जो कर्व है ये डिफरेंशिएबल नहीं होता जिसमें कॉर्नर आ जाता है। जिसमें कॉर्नर आ जाता है वो कर्व कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो ये तो डिफरेंशिएबल है। चलिए पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक रियल नंबर सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए। देखिए ए पॉइंट पर, भाई ए पॉइंट पर फंक्शन की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना। तो ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हमने मान लिया एफ ए है और बी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? एफ बी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो देखो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्स कॉमा वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है? ए, और यहां पर वाई की वैल्यू कितनी है? एफ ए। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? भाई सीधी सी बात है, एक्स कितना है यहां पर? बी, और वाई कितना है यहां पर? एफ बी। तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। बोलो बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा? किनको? इन दोनों को। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा? तो भाई स्लोप का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है तो उसका स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और जरा ध्यान दो, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूं तो y2 माइनस y1 मतलब fb माइनस fa अपॉन x2 माइनस x1 मतलब b माइनस a। तो ये फॉर्मूला बन गया स्लोप का। किसका बन गया? स्लोप का। अब ये जो आपकी लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम है LMVT, ये थ्योरम क्या कहती है? देखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम अगर आप इस कर्व पे, मतलब ये थ्योरम आपको ये कहना चाहती है कि इस कर्व के ऊपर कम से कम एक ऐसी टेंजेंट होगी जो कि इस कॉर्ड के पैरेलल होगी, इस ग्रीन वाली लाइन के पैरेलल होगी, और बिल्कुल होनी भी चाहिए। देखो आप एक ऐसी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कम से कम जो कि इसके पैरेलल हो। देखो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं इसके पैरेलल। मैं अभी इसको पैरेलल कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो तो अब आप देख सकते हैं ये टेंजेंट है और इसके पैरेलल है। तो आपको लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम यही कहती है कि इस कर्व के ऊपर कम से कम एक टेंजेंट ऐसी होगी जो इस कॉर्ड के पैरेलल होगी। और सीधी सी बात है, अगर ये टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल है तो आप लोगों ने पढ़ा है कि दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है? सेम होता है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसलिए जितना स्लोप इसका है उतना ही स्लोप इसका भी होगा। तो ये जो आपका स्लोप है ना, ये इस टेंजेंट का स्लोप है और यही आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना होगा। तो ये था इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब हम समझते हैं क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा जरा। पहला क्वेश्चन, वेरीफाई लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। आपको इस फंक्शन के लिए लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है इस इंटरवल में -2, में। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है? ए की, और ये वैल्यू किसकी है? बी की। बात समझ में आ रही है? ए और बी हमें पता चल गया और ये हमारा फंक्शन है। तो सबसे पहले मैं फंक्शन को लिख लेता हूं। फंक्शन है हमारे पास fx। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन fx इज इक्वल टू x क्यूब। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।
और अगर आपने रोल्स थ्योरम को समझ लिया है ना, तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए ये हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है, तो फिर सीधी सी बात है पॉलिनोमियल तो कॉन्टिन्यूअस होती है, तो हम यहां पर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट हम इस तरह से लिखेंगे, सिंस सेम लैंग्वेज लिखेंगे जो हमने लास्ट के 2 लेक्चर में लिखी है, सिंस एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, एफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, सिंस एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बोलो बात समझ में आ गई, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हमने पढ़ा है कि ऑल द पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती हैं, तो हम यहां पर कह सकते हैं दिस इंप्लाइज, इसका मतलब ये हुआ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल, और क्लोज इंटरवल क्या है, -2 से 2 है, -2, 2, पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ हमारा ना। तो पहला हमने यहां पर क्या चेक कर लिया, कॉन्टिन्यूटी चेक कर लिया, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना। सेकंड पॉइंट, अब हम डिफरेंशियबिलिटी को चेक करेंगे। देखो डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं, वैसे तो मैं आपको बता दूं ऑल द पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज डिफरेंशिएबल, बात समझ में आ रही है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये 3x स्क्वायर कभी भी -2 और 2 के बीच में इनफाइनाइट होगा क्या, कभी नहीं होगा, इसका मतलब एफ डैश एक्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा, और अगर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता, मान लो एफ डैश एक्स इनफाइनाइट हो जाता, तो हम कहते हैं कि भाई एफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंशिएबल है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल में चेक करते हैं, बिलोंग्स टू -2, 2 सबके लिए एग्जिस्ट करता है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ एक्स फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, इज डिफरेंशिएबल। भाई 2 ही कंडीशन चेक करने थे, वो हमने चेक कर ली, तो ये हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं तो अब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, लिखना क्या है, ध्यान दीजिएगा, अब हम यहां पर लिखेंगे दस बोथ द कंडीशन, भाई 2 ही कंडीशन दी, बोथ द कंडीशंस, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं ऑल द कंडीशन जो हम पहले लिख रहे थे, दस बोथ द कंडीशंस ऑफ लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, मैं पूरा नहीं लिख रहा, शॉर्ट में, आप भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, दस बोथ द कंडीशन ऑफ LMVT आर सेटिस्फाइड, है ना भाई, दोनों की दोनों कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, आर सेटिस्फाइड। और अगर दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं तो अब आप ये कह सकते हैं, कि यहां पर कम से कम एटलीस्ट एक रियल नंबर ऐसा होगा जो कि इंटरवल के बीच में आएगा और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, बात समझ में आ गई। तो अब आप यहां पर लिख सकते हैं, सो देयर एग्जिस्ट at least one real number C belongs to open interval -2, such that और अब यहां पर लगा देंगे फॉर्मूला, such that f dash c is equal to fb minus fa, स्लोप का फॉर्मूला है ना, fb minus fa अपॉन b minus a। देखिए रोल्स थ्योरम में ये फॉर्मूला क्यों नहीं था, क्योंकि वहां पर स्लोप 0 था, तो स्लोप 0 था तो f dash c की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। आप चाहे तो वहां पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर fa और fb हमेशा बराबर आते थे, तो fa माइनस fb जब बराबर आएंगे तो कट जाएंगे, 0 आएगा।
चलिए अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, किसकी, एफ बी की, एफ ए की और बी की और ए की। तो यहां पर ए क्या है -2, बी क्या है +2, और एफ डैश सी कहां से आएगा, देखो ये आपके पास एफ डैश एक्स है, इसमें आप सी पुट कर दो तो एफ डैश सी आ जाएगा। तो देखिए एफ डैश सी कितना आएगा, अगर आप यहां पर सी पुट करेंगे तो 3c² आएगा। बोलो बात समझ में आ रही, कितना आएगा 3c²। क्लियर है कैसे आया, यहां पर सी पुट कर दीजिए तो ये एफ डैश सी बन जाएगा 3c² इक्वल टू, नाउ एफ बी का मतलब क्या है, बी कितना है वहां पर 2, तो एफ बी का मतलब है F2 और एफ ए का मतलब है f of -2 और अपॉन में b कितना है 2 माइनस a कितना है -2। बोलो समझ में आ गया क्या किया मैंने यहां पर, 2 माइनस -2। क्लियर है। अब ये F2 और F-2 कहां से लाएंगे, तो कुछ नहीं करना, F2 का मतलब क्या है कि आप ओरिजिनल फंक्शन में x की जगह 2 पुट कर दो। देखिए अगर आप चाहें तो F2 और F-2 को स्टार्टिंग में कैलकुलेट करके अपने पास रख ले और यहां पर वैल्यू पुट कर दे, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। देखिए जरा ध्यान से, 3c² इज इक्वल टू, देखो F2, देखो यहां पर अगर मैं x की जगह 2 रखूंगा तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो यहां पर आएगा 2 की पावर 3 माइनस f-2, अब इसी में x की जगह -2 रखेंगे तो ये -2 की पावर 3 हो जाएगा, और अपॉन में माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 2 + 2। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये 3c² इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखो, ये 8 आएगा और ये -8 आएगा, 8 माइनस -8 और अपॉन में आ रहा है 4, तो ये कितना आ गया 3c², 8 + 8 16 हो जाएगा और अपॉन में 4, ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा, तो यहां से c² इज इक्वल टू 4/3 आएगा। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, ±√4/3। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो c की वैल्यू आ रही है क्या ये इस इंटरवल के बीच में है, ओपन इंटरवल -2 और +2 के बीच में, तो इसके लिए अब आपको कैलकुलेटर का यूज करना होगा। तो चलिए कैलकुलेटर से इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, कितना है, देखो 4/3 का रूट, तो कुछ नहीं करना, 4 को 3 से डिवाइड करिए, ये 1.33 आएगा, फिर इसका आप रूट ले लीजिए, तो जब आप रूट लेंगे तो ये 1.15 आएगा प्लस माइनस में, इसका मतलब c की जो वैल्यू है वो आपके ±1.15 है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब ये है कि c की वैल्यू एक बार तो प्लस में 1.15 और एक बार माइनस में 1.15 है, तो एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि ये दोनों की दोनों वैल्यू -2 और +2 के बीच में आ रही है? भाई देखो -2 और +2 के बीच में 1.15 भी आएगा और -1.15 भी आएगा, बात समझ में आ गई। इसका मतलब हमारी जो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम थी वो वेरीफाई हो गई, क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। देखो जैसे ही ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं स्टार्टिंग की, ये दो, तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल है। क्या है, एप्लीकेबल है। अगर वो एप्लीकेबल है तो उसको वेरीफाई करेंगे, है ना। तो देखो यहां तक हम कह सकते हैं कि LMVT जो है वो एप्लीकेबल है, इसके बाद हम उसको वेरिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब प्रूफ तो हमारा यहीं तक हो गया कि LMVT क्या है, एप्लीकेबल है, लेकिन वेरिफिकेशन इसके बाद स्टार्ट होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया कि भाई c की जो वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रही है, और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम यहां पर लिख सकते हैं हेंस लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। क्या हो गई है, वेरीफाइड हो गई। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सारे क्वेश्चन सेम है। देखिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, 2019 में भी आया, 20 में भी आया, और सीधे पॉलिनोमियल है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, RGPV यूनिवर्सिटी में जितने भी क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, चाहे वो रोल्स थ्योरम का हो या लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का हो या कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का हो, जनरली पॉलिनोमियल वाले ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना। और पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, बाकी भी आसान होते हैं, करने का तरीका सबको सेम है, लेकिन ये और ज्यादा आसान होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है और 7 मार्क्स में यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। फंक्शन क्या है, फंक्शन यहां पर लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल टू 2x²
-7x प्लस 10, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है। क्या करेंगे, देखो यहां पर इंटरवल 2 से 5 है, इसका मतलब a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 5 है। आप चाहे तो स्टार्टिंग में f2 और f5 को कैलकुलेट करके रख लीजिए। चलिए मैं कैलकुलेट कर देता हूं स्टार्टिंग में इस बार, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी आगे जाके। तो यहां पर अगर मैं f2 को कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, f2 x की जगह 2 रखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर -7 इंटू 2 प्लस 10, कितना आ गया, तो f2 हमारा यहां से आ गया वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2। देखो ये 4 2 जा 8 और ये माइनस का 14 और प्लस का 10 है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 यानी कि 4 आ जाएगा। तो f2 कितना आ रहा है भाई, 4 आ रहा है ना। अब हम यहां पर f5 भी निकाल लेते हैं, f5 तो इसमें फिर से वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 5 का स्क्वायर -7 इंटू 5 और प्लस में 10, कितनी वैल्यू आ रही है, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। ये 25 50 हो जाएगा और माइनस का 35 एंड प्लस का 10, तो ये 60 माइनस 35 मतलब 25 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 25। तो f5 की वैल्यू आ गई 25। तो हमने यहां पर f2 को भी कैलकुलेट कर लिया स्टार्टिंग में ही। आप चाहे तो स्टार्टिंग में नहीं करना चाहते तो ना करें, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब इसके बाद क्या करें ना, अब हमें क्या करना है, हमें अपनी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की जो दो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई कराना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो कंडीशन है उनको सेटिस्फाई नहीं कराते, सीधा फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर उनको मिलते नहीं है, फिर कहते हैं कि सर हमने तो क्वेश्चन बिल्कुल सही करा था, हमें फुल मार्क्स नहीं दिए गए, क्योंकि आपने एलएमवीटी की कंडीशन को सेटिस्फाई किया ही नहीं। भाई फॉर्मूला लगा के आंसर तो कोई भी निकाल देगा। चलिए लॉजिक तो यहां पर कंडीशन में लगाना है ना आपको, ध्यान दीजिएगा। अब हम यहां पर फर्स्ट कंडीशन को बताते हैं कि वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। देखिए फर्स्ट कंडीशन ना, क्या करेंगे यहां पर, सिंस fx इज अ पॉलिनोमियल। देखिए ये आप कहेंगे सर आप बार बार इसी को लिख रहे हैं, इसी के नंबर है। सिंस fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, fx क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब ये कि ये कॉन्टिन्यूअस है। दिस इंप्लाइज दैट fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल, सॉरी ऑन क्लोज इंटरवल 2,5। देखिए कॉन्टिन्यूटी हमेशा क्लोज इंटरवल में चेक करते हैं और डिफरेंशियबिलिटी ओपन इंटरवल में चेक करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये भी मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, लेक्चर नंबर 1 में। नाउ डिफरेंशियबिलिटी, देखो इसके लिए हम इसको फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 4x, भाई इसका डिफरेंशिएशन 4x, इसका -7, 4x -7 आएगा, ये आ गया डिफरेंशिएशन। अब इसको ध्यान से देखो, क्या ये एफ डैश एक्स +2 और 5 के बीच में, 2 और 5 के बीच में कभी भी इनफाइनाइट वैल्यू देगा क्या, कभी नहीं देगा। इसका मतलब ये फंक्शन क्या फाइनाइट है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर आप लिखेंगे सिंस एफ डैश एक्स एग्जिस्ट। देखिए अगर आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करें और उसके बाद नोट से वेरीफाई कर ले, है ना। अगर समझ में आ गया तो अपने आप करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। सिंस एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,5, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है। और अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो हम ये कह सकते हैं thus both the conditions of Lagrange mean value theorem are satisfied। दोनों कंडीशंस क्या हो गई हैं, सेटिस्फाइड हो गई हैं। और अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं तो हम ये कह सकते हैं, तो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट
वन रियल नंबर वन रियल नंबर वन रियल नंबर सी वन रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल कितना है 2,5 है ना। तो कम से कम एक नंबर ऐसा होगा जो 2 और 5 के बीच में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। यहां पर भी यही लिखा था ना मैंने, ठीक है, -2 ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कहेंगे सच दैट अब यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे सच दैट। अब फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं। देखिए फॉर्मूला क्या है, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। एफ डैश सी कितना आएगा, यहां पर आते हैं वापस, देखो यहां पर सी रख दो, 4c माइनस 7 4c माइनस 7 इज इक्वल टू एफ बी कितना है, एफ बी का मतलब है, पहले यहां पर देख लें, एफ बी का मतलब क्या है, F5 और इसका मतलब है F2 और अपॉन में 5 माइनस 2। चलिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो 4c माइनस 7, F5 को हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, 25 है, 25 माइनस F2 कितना है, F2 हाँ F2 4 है, तो ये 4 आ गया और अपॉन में 3, अपॉन में कितना है 3 है। चलिए कितना आ रहा है, 4c माइनस 7 इज इक्वल टू, ऊपर बचेगा 21 और अपॉन में 3 कैंसिल हो गया 7 टाइम्स, तो यहां से आ गया 4c माइनस 7 इक्वल टू में 7। बस यहां से कैलकुलेट कर लेंगे c को, तो देखिए c कितना आएगा, 7 उधर चला जाएगा, तो 4c इज इक्वल टू 14 एंड c इज इक्वल टू 14 अपॉन 4। 2 से 7 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, तो यहां पर c की वैल्यू आपके पास आ गई 7 अपॉन 2, मतलब c की वैल्यू आ रही है 3.5। मुझे एक बात बताओ, क्या 3.5 2,5 के बीच में लाई करेगा क्या, बिल्कुल करेगा भाई, 2.2 और 5 के बीच में ही 3.5 आता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो वैल्यू है ये 2,5 के बीच में आ रही है, और अगर ऐसा है तो हमारी थ्योरम हो चुकी है वेरीफाइड। तो हेंस लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ये थ्योरम भी हमारी क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। क्लियर है, तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहां पर इस तरह के क्वेश्चन आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में काफी सारे आए हुए हैं, है ना। मैंने 2 क्वेश्चन आपको आगे इसी टाइप के, सेम इसी टाइप के 2 क्वेश्चन आगे डीपीपी में दिए, जिससे कि आप अपने आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि एक ही जैसे क्वेश्चन को मैं कराऊंगा तो कोई फायदा नहीं है। देखिए ये भी पॉलिनोमियल का है, 1 और 5 में चेक करना है, ये भी पॉलिनोमियल का है, 1 और 4 में चेक करना है, ये 2017 में आ चुका है, ये 16 में आ चुका। इनको आप अपने आप कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको करने में आएगी। अब मैं थोड़ा सा अलग टाइप का कराता हूं। देखो यहां पर साइन एक्स आ गया, क्या आ गया, साइन एक्स आ गया, और हमें 0 से π/2 के बीच में चेक करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं कि ये कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ओनली, है ना। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन मैंने आपको रोल्स थ्योरम में भी कराए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आ जाए, घबराना नहीं है। हाँ देखिए बस एलएमवीटी में एक इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें थोड़ा स्टूडेंट फंस जाता है, तो वो मैं आपको इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बाकी सारे क्वेश्चन आसान है। देखिए यहां पर क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये हमारे पास फंक्शन है, और ये फंक्शन 0 से π/2 के बीच में चेक करना है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें ए और बी पर तो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए f0 कितना आएगा भाई, f0 साइन जीरो कितना होता है, 0। उसके बाद f π/2 कितना आएगा, आप जानते हैं साइन π/2 1 होता है, तो यहां पर f0 और f π/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 और 1 आ गई, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी कंडीशंस को चेक करते हैं। पहली कंडीशन, क्या गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्या। देखो मैंने लेक्चर नंबर 1 में ही आपको सारी चीजें बता दी थी कि जो साइन फंक्शन होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है फॉर ऑल एक्स। तो हम यहां पर लिख सकते हैं सिंस
साइन फंक्शन देखिए यहां पर मैंने एक्स नहीं, देखिए साइन जो होता है हमारा वो SIN ही होता है, शॉर्ट में हम उसको SIN लिखते हैं। सिंस साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस या ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस भी लिख सकते हैं, इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए ये कॉन्टिन्यूअस होता है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन एक्स हमें दे रखा है, मतलब जो एफ एक्स हमें दे रखा है, एफ एक्स भी क्या होगा, इज कॉन्टिन्यूअस होगा। भाई जब ये सारे एक्स के लिए कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इतने के लिए तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा ना, ये तो सबके लिए कॉन्टिन्यूअस है। तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0,π/2। मतलब बात समझ में आ गई आपको? भाई जब साइन एक्स जो फंक्शन है वो एक्स की सभी वैल्यू में के लिए कॉन्टिन्यूअस है तो इसके बीच में भी कॉन्टिन्यूअस होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। आप सब जानते हैं साइन एक्स को हम इजीली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन एक्स हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। फिर भी मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, देखिए एफ डैश एक्स कितना आएगा, एफ डैश एक्स आपके पास आएगा कॉस एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये कॉस एक्स 0 से π/2 के बीच में कहीं पर भी नॉट डिफाइन आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। और आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन और कॉस की वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं आती है, तो इसलिए ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे सिंस एफ डैश एक्स इज एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,π/2, सबके लिए एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0,π/2। देखिए मैं लेक्चर नंबर 1 से आपको काफी सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, है ना। लेक्चर नंबर 1 में मैंने शायद 6 क्वेश्चन कराए थे, 2 में मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए, 11 क्वेश्चन में पहले 2 लेक्चर में करा चुका हूं, अभी आज मैं 3 करा चुका हूं, और हर क्वेश्चन में मैं ये लैंग्वेज लिख रहा हूं। मैं चाहता तो ये लैंग्वेज को स्किप कर सकता था क्योंकि सारे क्वेश्चन में आ रही है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो आप भी ऐसा ही करेंगे, और अगर आप भी ऐसा ही करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, नहीं तो मेरे लेक्चर बहुत छोटे छोटे भी हो सकते थे अगर मैं स्किप कर देता तो, है ना। तो आपको भी स्किप नहीं करना है अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए तो पहली दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, और 2 ही कंडीशन होती हैं, पहली क्या, दोनों हो चुकी हैं। 10 both the condition of Lagrange mean value theorem are satisfied satisfy हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है so there exist at least one real number C between open interval 0,π/2 such that f dash C is equal to f of B माइनस f of A अपॉन में B माइनस A। बस यहां पर अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए f डैश C कहां से आएगा, यहां से, x की जगह C रख दो तो cos C आएगा। क्या आएगा, cos C। चलिए इज इक्वल टू एफ बी कितना है, एफ बी का मतलब है f π/2, और एफ ए का मतलब है f0, क्योंकि a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू π/2 है, और यहां पर π/2 और -0। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो cos c इक्वल टू f π/2 कितना है, 1 है, और f0 0 है, तो 1 - 0 अपॉन में π/2 -0, तो ये π/2 ही आएगा। 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा cos c इज इक्वल टू 2/π, और यहां से हमें c को कैलकुलेट करना है, तो c इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/π। अब कैसे पता चलेगा कि ये c की वैल्यू
जीरो और पाई बाई 2 के बीच में आ रही है, कैसे पता चलेगा? चलेगा, कैलकुलेटर है ना आपके पास, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो आप क्या करेंगे, आपके कैलकुलेटर में कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स सबके ऑप्शन दिए हैं, तो आप जब शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो कॉस इनवर्स आ जाएगा, और उसके बाद कॉस इनवर्स के आगे 2 अपॉन पाई रख देंगे, मतलब 2 डिवाइडेड बाई पाई, है ना, और ब्रैकेट के अंदर रखना। तो ये आपको वैल्यू देगा 50.45। कितनी वैल्यू आएगी? 50.45, ये डिग्री में आएगी वैल्यू। और यहां पर आपको इंटरवल किस में दिया है? रेडियन में दिया है। इंटरवल किस में दिया है? रेडियन में। तो अगर आप इस 50.45 वाली वैल्यू को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? इसको 180 से डिवाइड और पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, और नहीं भी करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका आंसर आ रहा है आपका C इज इक्वल टू 50.46 डिग्री आ रहा है, 50.46 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आपका 50.46 डिग्री आ रहा है, क्या ये वैल्यू 0 और पाई बाई 2 के बीच में वेरी नहीं करेगी क्या? भाई पाई बाई 2 का मतलब है 90 डिग्री, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में तो ये है, तो इसका मतलब हमारी जो थ्योरम है वो क्या हो गई? वेरीफाई हो गई। Hence LMV theorem is verified. Hence Lagrange mean value theorem is verified. Lagrange mean value theorem क्या हो गई है? वेरीफाई हो चुकी है। बोलो बात समझ में आ रही? तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आज का एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं इस क्वेश्चन को लेके। रीजन क्या है? रीजन ये कि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन, और ये आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में एक बार आ भी चुका है 2022 में। मतलब एक्चुअल में इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, ये टफ नहीं होते लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है अपना, थोड़ा सा आपको दिमाग का इस्तेमाल यहां पर करना पड़ेगा। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, जब आप इनको करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कैलकुलेटर से इन वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। भाई आप कैलकुलेटर से अगर इन वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो सीधी सी बात है ये वैल्यू सबसे बड़ी आएगी, उसके बाद उससे छोटी आएगी और उससे छोटी आएगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मतलब वो हिट एंड ट्रायल करते हैं और मतलब बिना मतलब का प्रूफ कर देते हैं, वो शो कर देते हैं कि ये वैल्यू जो है सबसे बड़ी है, उससे छोटी है, उससे छोटी है। क्योंकि आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो वो आपको दिखाई देगा कि बड़ी छोटी है या नहीं है ना। मतलब स्टूडेंट क्या करते हैं, एलएमवीटी को कहीं लगाते ही नहीं है और इसको प्रूव कर देते हैं। और ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया हुआ, सब में नहीं किया हुआ लेकिन कुछ बुक्स में गलत किया हुआ। तो इसलिए जो स्टूडेंट कभी कभी गलत बुक से पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से मतलब बुक गलत नहीं होती लेकिन बुक में भी गलती हो सकती है, सभी बुक में गलती होती है, किसी में कम और किसी में ज्यादा। चलिए देखिए करने का सही तरीका क्या है इसको, उसको ध्यान से देखिएगा। इसको आपको लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से ही सॉल्व करना है। अगर आपने इसके बिना सॉल्व किया तो 0 नंबर आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब यहां पर देखो ये क्वेश्चन आपको दिया है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपको प्रूफ करना है ना। तो जो प्रूफ करना है उसको मैं लिख लेता हूं। प्रूफ क्या करना है हमें यहां पर, टू प्रूफ, ध्यान दीजिए हमें प्रूफ क्या करना है उसको मैं पहले लिख रहा हूं। यहां पर हमें प्रूफ करना है कि π/3 -1/5√3 ग्रेटर देन cos इनवर्स 3/5 ग्रेटर देन π/3 -1/8। हमें ये प्रूफ करना है यूजिंग लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। अब मैं यहां पर एक चीज आपको क्लियरली बता दूं कि क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है यूजिंग लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, तो इसका मतलब हमें यहां पर लैग्रांज थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कराना पड़ेगा। क्योंकि भी बोला ना कि लैग्रांज की हेल्प से इसको प्रूव करिए, इसका मतलब लैग्रांज थ्योरम क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है, और हमें उसका यूज करना है इसको प्रूव करने के लिए। तो यहां पर हमें लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की स्टार्टिंग की 2 कंडीशन को प्रूव नहीं करना है, वो ऑलरेडी हमें बताया गया कि प्रूफ है, क्योंकि यहां पर आप लगा सकते हैं थ्योरम को। बात समझ में आ रही? हमें इसको स्टार्ट कहां से करना है, हमें इसको स्टार्ट करना है यहां से, जहां से हम लिखते हैं सच दैट,
क्योंकि भाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है, और एप्लीकेबल है तो ये कंडीशन, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसमें क्या करना है आपको, आपको कैसे पता चलेगा कि फंक्शन क्या है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे 3 क्वेश्चन यहां एक ही क्वेश्चन से बन जाएंगे और बिल्कुल सिमिलर होंगे। कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स भी हो सकता है, कॉस इनवर्स की जगह टेन इनवर्स भी हो सकता है। देखो कॉस इनवर्स की जगह अगर साइन इनवर्स आ जाए या टेन इनवर्स आ जाए या इसके प्लेस पर लॉग आ जाए, इन सभी क्वेश्चन को करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है। मैंने 2 क्वेश्चन डीपीपी में दिए इसके जैसे। देखो इसमें देखो बीच में लॉग है और इसमें बीच में टेन इनवर्स आ रहा है, सबको करने का तरीका सेम है, एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी एक स्टेप भी नहीं बदलेगा, सिमिलर तरीके से करना है, बस कैलकुलेशन बदलेगी। ध्यान दीजिएगा जरा। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी फंक्शन दिया गया है उसको आप एज्यूम कर लेंगे। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। हमने मान लिया कि जो हमारा फंक्शन है वो एफ एक्स है और कॉस इनवर्स एक्स है, क्योंकि कॉस इनवर्स आ रहा है ना, तो ओरिजिनल फंक्शन तो कॉस इनवर्स ही रहा होगा, उसमें वैल्यू पुट करने के बाद ही आया होगा। तो ओरिजिनल फंक्शन हमारा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स है, और ये जो ओरिजिनल फंक्शन है ये डिफाइन है इन द इंटरवल ए कॉमा बी। अब ये इंटरवल कहां से आया भाई, कहीं से नहीं आया, जनरल इंटरवल हमने माना ए कॉमा बी, है ना। तो हमने मान लिया फंक्शन है कॉस इनवर्स एक्स और ये इस इंटरवल में क्या है, डिफाइन है, मतलब ये इस इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूअस भी है, इस इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल भी है। लेकिन आपको कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए। जब हम लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं तो हम वहां पर एफ डैश सी कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हमें फंक्शन का डिफरेंशिएशन चाहिए। तो आप इसको पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए और यहां से एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, क्योंकि एक क्वेश्चन को समझने से इस तरह के सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर साइन आ जाए, टेन आ जाए, लॉग आ जाए, कुछ भी आ जाए, सबको सिमिलर तरीके से करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन आप सब जानते हैं, माइनस वन अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप लोगों ने अभी तक बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद नहीं किए हैं तो उनको याद करिए और उनको यूज करिए। मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों की एक वीडियो बना चुका हूं इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले। चलिए तो हमारे पास ये आ गया, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहां पर हम लगाएंगे नाउ बाय लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है तो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा सी, जो कि एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला लगाना बस हमें सीधे सीधे। तो बाय लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, बी माइनस ए। अब आप देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लैग्रांजे थ्योरम को लगा रहे हैं और इसी से हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे, है ना। तो हमने यहां पर लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को लगा दिया। अब एफ डैश सी कहां से आएगा, यहां से आएगा, एक्स की जगह सी रख दो, इधर भी और इधर भी। तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर। तो यहां से मुझे एफ डैश सी मिल जाएगा और ये मिलेगा मुझे -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। अब देखो एफ बी कितना है जरा ध्यान से समझिए, ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है एफ एक्स, अगर आप इसमें x की जगह b रखेंगे तो आपको एफ बी की वैल्यू मिल जाएगी, और एफ बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, कॉस इनवर्स b। बोलो बात समझ में आ गई कैसे किया, तो कुछ नहीं किया, हमें एफ बी चाहिए था तो हमने इस एफ एक्स में x की जगह b रख दिया तो ये कॉस इनवर्स b हो गया। और एफ ए कैसे मिलेगा, यहीं पर a पुट कर दीजिए, तो माइनस में कॉस इनवर्स a अपॉन में b माइनस a। बोलो बात समझ में आ रही है। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। देखो कभी कभी क्या होता है ना एग्जाम में, मैं आपको बता दूं कभी कभी क्या करते हैं एग्जाम में केवल आपको यहीं तक पूछ लेते हैं कभी कभी,
इतना ही पूछ लेते हैं कभी कभी, है ना। तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। देखिए जरा, फिलहाल तो हम यहां तक पहुंच गए, अब क्या करें। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए। देखिए ये जो हमारा फंक्शन था ये ए और बी के बीच में डिफाइन है, मतलब ए और बी के बीच में कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। क्लियर है। अब ये जो सी है भाई, हमने लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम से यहां पर सी का फॉर्मूला लिखा है f'(c). मुझे एक बात बताओ, जब हम लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को लिखते थे या हम लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई कराते थे तो हम क्या कहते थे कि जो सी है ना वो ए और बी के बीच में लाई करेगा। तो यहां पर लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये जो सी है, ये ए और बी के बीच में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। तो हम यहां पर कह सकते हैं वेयर जो हमारा सी है, सी वो बी से छोटा होना चाहिए और ए से बड़ा होना चाहिए। ओपन इंटरवल है। बोलो बात समझ में आ रही। आपका रिजल्ट ना इसी इनइक्वालिटी से प्रूफ होगा। बात समझिए। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब ये इससे प्रूफ होगा। अब देखो यहां पर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे। ध्यान से समझिएगा। देखो ये ए लेस देन सी लेस देन बी है और हमें क्या करना है, हमें इसको लेकर के आना है। हमें इस सी की जगह पर इसको बनाना है। क्या बना सकते हैं आप? इस सी के प्लेस पर इसको बनाना है। क्या बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। देखो कैसे। सबसे पहले देखो यहां पर सी है और यहां पर सी स्क्वायर है, तो आप एक काम करो, तीनों का स्क्वायर कर दो। भाई देखो ए लेस देन सी लेस देन बी है, तो अगर मैं इन तीनों का स्क्वायर कर दूं उसके बाद भी तो ये इनइक्वालिटी होल्ड होगी। इनइक्वालिटी बदलेगी नहीं। तीनों का स्क्वायर कर दिया मैंने, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? मतलब आप ऐसा समझिए जैसे 1 लेस देन 2 लेस देन 3 है, अगर मैं इन तीनों का स्क्वायर कर दूं तो अभी तो ये इनइक्वालिटी होल्ड हो रही है। और वैसे भी यहां पर जो ए और बी हैं ये 0 और 1 के बीच में ही होंगे। क्यों? क्योंकि कॉस को आप जानते हैं, कॉस की रेंज ही -1 से +1 के बीच में होती है। और ये पॉजिटिव इंटरवल है। कैसा इंटरवल है? पॉजिटिव इंटरवल है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू है। ये कैसी वैल्यू? इसके अगर आप कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को तो ये 53 डिग्री के आसपास आएगी। यानी कि यहां पर रेडियन में जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है। इसका मतलब ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है और इन तीनों की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी स्क्वायर करने पर भी। बात समझ में आ रही है? देखो यहां पर थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है कि जब ए लेस देन सी है लेस देन बी है तो इनका स्क्वायर भी लेस देन होगा। अगर ये नंबर निगेटिव होते तो ये इनइक्वालिटी गलत हो जाती, क्योंकि आप जानते हैं निगेटिव में स्क्वायर होने पे पॉजिटिव भी हो जाता है, तो गलत हो जाता। या फिर इनमें से एक नंबर 1 से छोटा होता और एक नंबर 1 से बड़ा होता तो भी ये इनइक्वालिटी गलत हो जाती, क्योंकि आप जानते हैं पॉइंट में जब हम स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू और छोटी हो जाती है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, तीनों के तीनों 0 और 1 के बीच में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी सी स्क्वायर तो बन गया हमारा, लेकिन यहां पर तो -c² है। क्या करें? तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -c² बन जाएगा। तो मैं यहां पर तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करने में एक प्रॉब्लम है। देखो जरा प्रॉब्लम क्या है। यहां पर 1 लेस देन 2 लेस देन 3 है, लेकिन अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं -1 से तो क्या ये सही होगा? ये तो गलत हो गया ना। क्यों? क्योंकि अब तो सबसे छोटा नंबर -3 हो गया। तो जब आप माइनस से मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना तो इनइक्वालिटी पलट जाती है। इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? पलट जाती है। लेस देन से ग्रेटर देन हो जाती है और ग्रेटर देन से लेस देन हो जाती है। तो जब मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये लेस देन जो है ग्रेटर देन बन जाएगा। लेस देन क्या है? देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको यहां से, समझिए ध्यान से। पलट गई इनइक्वालिटी। आगे बढ़ते हैं। चलिए -c² हमने बना दिया, लेकिन हमें तो 1 - c² चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में 1 को ऐड कर दो। देखिए जब आप तीनों में 1 को ऐड करेंगे, तीनों में जब आप 1 को ऐड करेंगे तो देखो जैसे ये, अगर मैं 1 में 1 को ऐड करूं 2, 2 में 1 को ऐड करूं 3, 3 में 1 को ऐड करूं 4, तो इनइक्वालिटी अभी भी वैसे की वैसी है ना। तो यहां पर जब आप 1 को ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 - a² ग्रेटर देन 1 - c² ग्रेटर देन, और अच्छा ये माइनस था, 1 - b²। यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये तीनों वैल्यू 1 और 0 के बीच में ही है अभी भी, है ना। अगर मैं, अब देखो यहां तो 1 - c² का अंडर रूट है, तो अगर मैं इन तीनों वैल्यू का रूट ले लूं तो क्या इनइक्वालिटी पलटेगी? नहीं पलटेगी। क्यों? क्योंकि तीनों वैल्यू पॉजिटिव है और 1 और 0 के बीच में है। तो मैं इन तीनों का रूट ले रहा हूं, इनइक्वालिटी मेरी अभी भी नहीं पलटेगी। 1 - c²
अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि ये रूट वाली वैल्यू 1 के नीचे है, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो तीनों का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अब देखो रेसिप्रोकल में अगेन आपकी इनइक्वालिटी पलटेगी, क्यों? क्योंकि 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 है। अगर मैं इनका रेसिप्रोकल कर दूं तो 1/1 1/2 और 1/3। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है इनमें? ये, तो ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी, सबसे बड़ा नंबर 1 हो गया, है ना। तो इनइक्वालिटी पलटेगी रेसिप्रोकल करने पे, और मैं इनका रेसिप्रोकल करने जा रहा हूं, तो यहां पर इनइक्वालिटी लेस देन की आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं, तो यहां पर 1/√, में 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा इनइक्वालिटी को पलटने पर, रेसिप्रोकल करने पर, और ये इनइक्वालिटी पलटेगी लेस देन, ग्रेटर देन का लेस देन बनेगा। 1/√, में 1 माइनस सी स्क्वायर लेस देन 1/√, में 1 माइनस बी स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर? देखो ये बड़ी अच्छी चीज है, बहुत कुछ सीखोगे यहां से इनइक्वालिटी के बारे में, है ना। आप जानते होंगे पहले से, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन आपका हो जाएगा। अब यहां पर देखो हमें क्या चाहिए भाई, हमारे पास तो -1 है, +1 नहीं है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस बनाने के लिए तीनों को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब आप इनइक्वालिटी में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी पलट जाती है। तो जब आप यहां पर तीनों में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/√, में 1 माइनस ए स्क्वायर, इनइक्वालिटी पलटेगी, -1/√, में 1 माइनस सी स्क्वायर, इनइक्वालिटी अगेन पलट जाएगी, -1/√, में 1 माइनस बी स्क्वायर। तो मुझे लगता है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा मैंने यहां पर किया क्या है ना। बात समझ में आई? तो एक बार इनइक्वालिटी को चेक करिए, क्या हमारी इनइक्वालिटी बिल्कुल करेक्ट है, कहीं पर मैंने कोई साइन तो गलत नहीं कर दिया। मैं इतना पानी पी लेता हूं। चलिए देखिए, हाँ तो हमारी इनइक्वालिटी ठीक है। मुझे लगता है मैंने लास्ट स्टेप में इनइक्वालिटी को चेंज नहीं किया है ना। तो यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। बोलो बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से देखो, अब हमारा एग्जैक्टली वही बन गया जो हमें बनाना था, -1/√, में 1 माइनस सी स्क्वायर। बस आपको सभी क्वेश्चन में यहां पर आके इस चीज को बनाना है, इसकी हेल्प से। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, चाहे यहां पर कॉस हो जाए, साइन हो जाए, टेन हो जाए, सब में ऐसे ही करेंगे, लॉग भी हो जाएगा तब भी ऐसे करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे और इसकी जगह पर इसको पुट कर देंगे, है ना। यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, और 1 का यूज करेंगे हम इसमें। देखिए क्या बन जाएगा ये, -1/√, में 1 माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन, अब यहां पर इसके प्लेस पर इसको पुट करेंगे, कॉस इनवर्स बी माइनस कॉस इनवर्स ए, कॉस इनवर्स बी माइनस कॉस इनवर्स ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। इसको पुट कर देंगे इसको, क्योंकि हमें बीच में क्या लाना है, कॉस इनवर्स लाना है, इज इक्वल टू या ग्रेटर देन -1/√, में 1 माइनस बी स्क्वायर, है ना, 1 माइनस बी स्क्वायर। कभी कभी आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर क्लियर कर देता हूं, कभी कभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको केवल यहां तक का रिजल्ट पूछा जाता है बस, है ना। वो उसमें इतना और आपको करना होगा कि ये जो b माइनस ए है इसको आप इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी, क्योंकि अगर आप इन तीनों को b माइनस ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये b माइनस ए यहां पर भी आएगा और b माइनस ए यहां पर भी आएगा और यहां पर कट जाएगा। ऐसा ही एक रिजल्ट देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये देख रहे हो, आपको लग रहा होगा सर इसमें तो कुछ अलग प्रूफ करना पड़ रहा हमें, ये कुछ भी अलग नहीं है, ये यही वाला स्टेप है जो यहां पर आ रहा है। देखो जब b माइनस ए को आप पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, b माइनस ए को पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास यही आ जाएगा रिजल्ट, ऐसा कुछ। तो कभी कभी आपसे केवल इतना भी प्रूफ करने के लिए बोला जा सकता है, इतना जितना मैंने अभी तक किया है। चलिए अब इसके बाद क्या करना जरा ध्यान से समझिए, हमें जो प्रूफ करना है उसमें यहां पर cos इनवर्स 3/5 है, जबकि यहां पर तो 3 और 5 कहीं कुछ है ही नहीं। तो देखो आप क्या करोगे, सुनो ध्यान से, आप एक काम करो, इस b की जगह पर 3/5 पुट कर दो तो cos इनवर्स 3/5 आ जाएगा। भाई सीधी सी बात है, 3/5 कब आएगा, जब आप cos इनवर्स b की जगह पर, मतलब b की जगह पर 3/5 पुट करेंगे तो यहां पर b की वैल्यू
3/5 पुट करने पे cos इनवर्स 3/5 हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि इसमें π/3 भी आ रहा है, देखो π/3 कैसे मिलेगा भाई, π/3 भी cos इनवर्स से ही मिलेगा, क्योंकि cos इनवर्स की वैल्यू तो होती है भाई π/3 क्या एंगल है और cos इनवर्स भी क्या एंगल है। तो अगर आप यहां पर एक ही जगह पर आप cos में, आप जरा ध्यान दीजिएगा, cos में किस एंगल पर आपकी वैल्यू π/3 होती है, यानी कि π/3 एंगल पर cos की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो आप एक काम करो, यहां पर एक ही जगह 1/2 पुट कर दो तो ये π/3 बन जाएगा, और यहां पर 3/5 पुट कर दो तो ये cos इनवर्स 3/5 बन जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना, नाउ सब्स्टिट्यूट, ये सोचना पड़ेगा आपको कि क्या पुट करें। तो यहां पर एक ही जगह आप 1/2 पुट करेंगे जिससे कि ये π/3 बन जाएगा, और b की जगह पर 3/5 पुट करेंगे, 3/5 ही है ना, हाँ बस आंसर आ जाएगा उसके बाद। ये बस यहां पर स्टेप आपको आखिरी में जाके सोचना है। अब समझ में आया आपको कैसे करना है एग्जाम में क्वेश्चन। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हमने यहां पर LMVT लगाई है। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो यहां भी पुट करना है आपको, यहां पर एक ही जगह 1/2 पुट करेंगे तो ये -1/√में 1 - 1/2 का स्क्वायर आएगा, और 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4 होता है, मैंने यहां पर लिख दिया 1/4, है ना। चलिए ग्रेटर देन cos इनवर्स 3/5 माइनस cos इनवर्स 1/2 एंड डिवाइडेड बाय b माइनस a, मतलब 3/5 माइनस 1/2, है ना, 3/5 माइनस 1/2 ग्रेटर देन -1/√में 1 माइनस b स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। बस इसको सिंप्लीफाई करना, आंसर आ गया। यहां पर देखो 4 एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4 - 3, मतलब 3/4, तो ये आ जाएगा 3/4, तो ये आपका आ जाएगा माइनस में 2/√3। समझ में आया कैसे, नीचे से अंडर रूट में क्या बचेगा, 3/4 बचेगा, तो 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा, 2 चला जाएगा सबसे ऊपर, नीचे बचेगा √3 ग्रेटर देन। यहां पर देखो ये तो सेम ही रहेगा, cos इनवर्स 3/5 माइनस ये π/3 बन जाएगा, और डिवाइड में इन दोनों को जरा एलसीएम लो, कितना आएगा 10, तो ये 6 और -5 यानी कि 1/10 बचेगा, 1/10, तो यहां पर बचा 1/10, 1/10, ठीक है ग्रेटर देन। यहां पर देखो ये 25 - 9 16 बचेगा, तो ये 16/25 यानी कि 4/5, तो ऊपर 5 चला जाएगा, नीचे 4 बचेगा। ये इनइक्वालिटी हमारे पास बच गई। अब यहां पर इस 1/10 को हमें कम करना है, हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, एक काम करो, तीनों को 10 से डिवाइड कर दो। तो जब आप तीनों को 10 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, जब आप तीनों को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 यहां आएगा, यहां भी मल्टीप्लाई होगा, यहां भी होगा और यहां भी होगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करने पर -2/10√3 ग्रेटर देन cos इनवर्स 3/5 माइनस π/3, और यहां से 10 से 10 कट जाएगा, ग्रेटर देन -5/10 × 4, ये आएगा। सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, देखो 2 से कितनी बार कैंसिल हुआ, 5 टाइम्स, 5 से कितनी बार कैंसिल हुआ, 2 टाइम्स, कितना बच गया, लिख लेते हैं। यहां पर ऊपर बचा 1, तो माइनस का 1/5√3 ग्रेटर देन, यहां पर देखो cos इनवर्स 3/5 माइनस π/3 और ग्रेटर देन -5/8। अब आपको जो प्रूफ करना है ना, उसमें बीच में केवल cos इनवर्स 3/5 है, π/3 नहीं है, π/3 को हटाना हमें बीच में से। कैसे हटाएंगे, देखो इस इनइक्वालिटी में तीनों जगह पर π/3 को ऐड कर दो, तो जब आप इसमें π/3 ऐड करेंगे तो π/3 से π/3 कट जाएगा, और इसमें ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे। ध्यान रखना, इनइक्वालिटी में कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको इधर लेकर उठा के, ये नहीं करना है, आपको तीनों में ऐड करना है सेम नंबर, तो तीनों में π/3 को ऐड कर दो। तो जब आप तीनों में π/3 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा π/3 माइनस 1/5√3 ग्रेटर देन, यहां से π/3 जब ऐड करेंगे तो π/3 से π/3 कट जाएगा, cos इनवर्स 3/5 ग्रेटर देन, यहां पर भी π/3 आ जाएगा और माइनस का 5/8। अब जरा ध्यान से देखो, क्या आपको यही प्रूव करना था, एग्जैक्टली यही प्रूव करना था आपको, चेक कर लीजिए। देखो π/3 माइनस 1/5√3 ग्रेटर देन cos इनवर्स 3/5, π/3 माइनस 1/8,
1/8 था। अच्छा ये 5 कहाँ से लिख दिया, 5 तो मैंने कैंसिल कर दिया था ना। 1/8, 1/8। और इसके बाद हमारा प्रूफ हो चुका है, तो यहां पर लिख देते हैं हेंस प्रूफ। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप आ जाए तो आप आराम से कर सकते हैं, चाहे यहाँ पर साइन इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, है ना, चाहे आपको ये वाला रिजल्ट प्रूव कराया जाए या ये वाला रिजल्ट प्रूव कराया जाए, किसी भी रिजल्ट को प्रूव कराना हो आप कर सकते हैं। ऐसे ही दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, एक लॉग का है और एक यहाँ पर टेन का है। साइन का आप अपने आप कर सकते हैं करना चाहे तो, ठीक है ना। तो मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा बीच में छूट गया है, पता नहीं कैसे स्किप हो गया, है ना। मैं काफी देर से सोच रहा था कि क्वेश्चन कोई छूट गया क्योंकि कंप्लीट नहीं हुए क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हमारा छूट गया, बीच में स्किप हो गया, ध्यान नहीं दिया मैंने। चलिए तो इसको भी करते हैं, हालांकि पॉलिनोमियल का है, बहुत सिंपल है, आप अपने आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए थोड़ा सा मैं करा देता हूं। देखो वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम को हमें वेरीफाई करने, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है उसको हम लिख लेते हैं। fx इज इक्वल टू x-1, x-2 एंड x-3। ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है, हमें इसको इस इंटरवल में क्या करना है, वेरीफाई करना है एलएमवीटी थ्योरम को। तो देखो हमें यहां पर इसमें क्या जरूरत पड़ेगी, f0 और f4 की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं f0 और f4 को कैलकुलेट कर लेता हूं। चलिए f0 कितना आएगा भाई, x की जगह 0 पुट कर दो, तो देखो -1 इंटू -2 इंटू -3 बचेगा, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आ जाएगा -6, क्योंकि 3 बार माइनस है। उसके बाद यहां पर मैं साथ ही साथ कैलकुलेट कर लेता हूं f4, तो 4 पुट करेंगे तो देखो 4 - 1 3 इंटू 4 - 2 इंटू 2 और 4 - 3 इंटू 1, तो ये भी आ गया 6, ये -6 ये +6। बोलो बात समझ में आ रही है। अब आगे देखो, अब हमें क्या करना है, हमें ये दो कंडीशन को वेरीफाई कराना है, दो कंडीशन को चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है और डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो एक काम करते हैं, इनको तीनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर, तो हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन है वो क्या है, fx इज इक्वल टू x-1, x-2 एंड x-3। भाई आपको फैक्टर को मल्टीप्लाई करना आता ही है, तो एक काम करते हैं, पहले हम इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद इसके साथ भी कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए f ऑफ x मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, x-1 को मैंने ऐसे ही रखा, और यहां पर देखो ध्यान से समझिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इन दोनों को देखो, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना आएगा, x² आएगा, x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -3x आएगा, -2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -2x आएगा, -2 का -3 में करेंगे तो +6 आएगा। अभी मैंने इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है, तो कितना आ गया। ऐसा हम इसलिए करना है क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है, मल्टीप्लाई करने पे हमें एक पॉलिनोमियल मिलेगी 3 डिग्री की। तो x-1 और ये कितना आ गया, x², देखो इनको ऐड कर दो, x² - 5x, x² - 5x और प्लस में 6। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, देखो x का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो x की पावर 3 माइनस, इसमें करेंगे तो माइनस का 5x², x का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6x, अब -1 का x² में करेंगे तो -x², -1 का -5 में करेंगे तो प्लस का 5x, और -1 का +6 में करेंगे तो -6। इसको थोड़ा सा ऐड करके लिख लेते हैं, तो सेम डिग्री वाली टर्म को ऐड करेंगे तो x³ माइनस, देखो ये भी x², ये भी x², तो माइनस का 6x² हो गया, प्लस का 6x प्लस का 5x मतलब प्लस का 11x और माइनस का 6 हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है ना। ये हमारा हो गया। तो ये हमारा एक्चुअल में अब हमारे पास क्या आ गया, एक पॉलिनोमियल आ गया, और हमें इसको बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी है। तो यहां पर मैं लिखूंगा सिंस fx is a polynomial function, fx is a polynomial function, fx क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसका मतलब ये हुआ कि fx जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल 0,4। सेकेंड कंडीशन, डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे,
ध्यान दीजिएगा डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखो यहां पर, अब यहां पर हमारे पास लिखेंगे सिंस, अच्छा पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, ये इसको डिफरेंशिएट करिए, एफ डैश एक्स, तो 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस का 11, ये हमारे पास आ गया एफ डैश एक्स। अब देखो ये अगेन एक पॉलिनोमियल है और ये हर जगह पर डिफाइन होगी, तो यहां पर आप लिखेंगे सिंस एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,4। भाई 0 से 4 के बीच में आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करिए, इसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी, ये एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो ये डिफरेंशिएबल होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0,4। तो देखो यहां पर हमारे पास लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशंस क्या हो गई हैं, सेटिस्फाई हो गई हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे 10 both the conditions of Lagrange mean value theorem are satisfied, सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तो अगर दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं तो हम कह सकते हैं सो देयर एग्जिस्ट at least one real number C between open interval 0,4 such that f dash c equal to f of b minus f of a और अपॉन में b माइनस a। बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए। एफ डैश सी कहां से आएगा, एफ डैश सी आएगा यहां से, x की जगह c रख दो, तो 3c स्क्वायर माइनस 12c, 3c स्क्वायर माइनस 12c और प्लस का 11। देखिए एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, अगर आपको कभी भी टेंजेंट का स्लोप पूछा जाए तो यहां से जो वैल्यू आपको मिलती है ना, ये टेंजेंट का स्लोप होता है। क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप इज इक्वल टू एफ बी। एफ बी हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, एफ बी मतलब, एफ बी का मतलब है F4 माइनस F0 डिवाइडेड बाय बी, कितना था, बी था 4, तो 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 ना। तो लेफ्ट में तो ऐसे ही रहेगा 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू, देखो यहां पर F4 कितना था भाई, F4 हमारे पास 6 था और F0 माइनस 6 था, तो इसका मतलब 6 और माइनस F0 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0 4, तो कितना आ जाएगा ये 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस का 11 इज इक्वल टू में 12/4। कैंसिल कर दीजिए, 3 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3c स्क्वायर माइनस का 12c। अब इसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये 11 माइनस 3 8 बचेगा और इक्वल टू में 0। और ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा अगर इसमें हमसे पूछ लिया जाए कि भाई स्लोप कितना होगा, तो देखो स्लोप होगा इसका 3, यहां पर टेंजेंट का स्लोप कितना है 3 है, लेकिन हमें c की वैल्यू बतानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, c में कैलकुलेटर का यूज करेंगे और इक्वेशन में जाएंगे, डिग्री को सेलेक्ट करेंगे, डिग्री कितनी है 2। अब यहां पर a की वैल्यू देखिए कितनी है, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -12 और c की वैल्यू है 8। तो आपके पास यहां पर x1 आ गया 3 पॉइंट, मतलब एक वैल्यू c की आ गई। ध्यान दीजिएगा c की पहली वैल्यू यहां पर आ रही है हमारे पास 3.15। दूसरी वैल्यू आ रही है c की 0.845। जरा चेक करो क्या दोनों वैल्यू इंटरवल में है, इंटरवल क्या था 0 से 4 है,
3.15, इसका मतलब ये वैल्यू 0 से 4 इंटरवल को बिलोंग कर रही है और ये भी बिलोंग कर रही है, दोनों वैल्यू इंटरवल को क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है। तो इसका मतलब हमारी जो एलएमवीटी थ्योरम थी वो वेरीफाई हो गई, हेंस एलएमवीटी थ्योरम इज वेरीफाइड, इज वेरीफाइड। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन बीच में छूट गया था, ये भी मैंने करा दिया, कुछ अलग नहीं था इसमें, पॉलिनोमियल ही था, बस यहाँ पर मल्टीप्लाई करना था, है ना। तो ध्यान रखना अगर कहीं पर क्वाड्रेटिक बन रही है और आपको रूट निकालने तो कैलकुलेटर से निकालेंगे, फैक्टर करने में समय खराब अपना नहीं करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने आपको आज 5 क्वेश्चन करा दिए और 4 क्वेश्चन आपको मैंने दिए, प्रैक्टिस करना इनको, है ना। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको कराए, आप इजिली इनको कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको रोल्स थ्योरम, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम आ गई तो फिर कॉची मीन वैल्यू थ्योरम में भी कुछ नहीं है, वहां पर भी हम कॉन्टिन्यूटी प्रूव करेंगे, हम चेक करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है और फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। बस अंतर इतना होगा कि कॉची मीन वैल्यू थ्योरम में 2 फंक्शन होते हैं। अभी तक हमने 2 थ्योरम पढ़ी, दोनों में एक एक फंक्शन था, लेकिन कॉची मीन वैल्यू थ्योरम में 2 फंक्शन होंगे और हमें दोनों को प्रूव करना पड़ेगा कि दोनों कॉन्टिन्यूअस भी हैं और दोनों डिफरेंशिएबल भी हैं, और उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अभी आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।